गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। विनीत, आपने गुड आफ्टरनून बोला और वीडियो बंद कर दी। गुड वीडियो ऑन आफ्टरनून। रखिए सभी। वीडियो बंद नहीं करेगा कोई भी। गगन, अपना कैमरा सही से रखो बेटा, आप नजर आने चाहिए। स्टूडेंट्स, योर हाफ ईयरली आर ओवर, so now take out your chapter 4 of geography, major landforms, page number 26, chapter 4 of geography। लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है कि हमारी जो जमीन है वो किस तरह की बनी हुई है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो हमारा पूरा अर्थ सरफेस है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट वेरियस काइंड्स ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, एंड द एक्सोजेनिक फोर्सेस टेंड्स टू रिड्यूस द एलिवेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस यानी जब वो फोर्सेस दो जो नीचे की प्लेट्स होती हैं वो आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो वो जमीन को थोड़ा उठा देती हैं, तो उससे माउंटेन्स या प्लेट्यूज इन रीजन का निर्माण हुआ। और एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं जो दूर कर देती हैं लैंडफॉर्म्स को। ठीक है, तो इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलीज या जो खाई होती है उनका निर्माण होता है। दीज फोर्सेस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय सन्स एनर्जी। ये जो फोर्सेस हैं ये सन की एनर्जी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होती हैं। एंड द होल प्रोसेस, वो पूरा प्रोसेस जिसमें कि जो अर्थ क्रस्ट है वो एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा जब इफेक्ट होती है और उसका कोई ना कोई शेप होता है, ठीक है, अलग शेप फॉर्म होता है, वो क्या कहलाता है? वो ग्रेडेशन। क्या कहलाता है? वो ग्रेडेशन। जैसे पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ के ऊपर बारिश पड़ रही है, फिर हीट आ गई, फिर स्नो गिरी, तो इस तरह से उसका एक लैंडफॉर्म चेंज हुआ। ठीक है, धीरे धीरे वो चढ़ता जाता है, तो उसमें चढ़ाई होती जाती है, डिफरेंट टाइप का वो शेप लेता जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है ग्रेडेशन। ग्रेडेशन जो प्रोसेस है हमारा, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ग्रेडेशन प्रोसेस हमारा टू टाइप का है, ग्रेडेशन, डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन। ओके, डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है इरोजन और एग्रेडेशन का मतलब होता है डिपोजिशन। डिग्रेडेशन यानी इरोजन का मीन्स होता है when the lowering down of the elevated landforms of the earth। जब कोई भी पहाड़ी है या मिट्टी है उसका धीरे धीरे इरोजन होता है यानी कटाव होता है, तो उसे कहते हैं डिग्रेडेशन। ओके, एग्रेडेशन क्या होता है? एग्रेडेशन का मीन्स होता है डिपोजिशन, यानी जब चीजें जमा होना शुरू हो जाती हैं दूसरी प्लेस पर, एक जगह से दूसरी प्लेस पर, वो प्रोसेस कहलाता है एग्रीगेशन। ओके, इस तरह से द फिलिंग ऑफ द अर्थ, डिप्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एग्रीडेशन। एग्रीडेशन क्या होता है? डिपोजिशन होता है एग्रीडेशन, जहां पर की जो अर्थ सरफेस की जो खाली जगह होती है वो किसी ना किसी कारण की वजह से फिल होती जाती है। ठीक है, क्योंकि वो मिट्टी दूसरी जगह से लाई आई है, बह, या तो उड़कर आती है वो, या बहकर आती है। ठीक है, या फिर वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से वहां पर कुछ ना कुछ चेंज आता है। वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है क्योंकि लावा डिपॉजिट होता है ना एक प्लेस पर। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस आर कैरी आउट विद द विद देयर वर्क इन टू वेज। एक्सोजेनिक फोर्सेस अपने काम को टू वेज से करते हैं। पहला है वेदरिंग और दूसरा है इरोजन। ओके, वेदरिंग का मतलब हो गया तो मौसम बदलते हैं उसकी वजह से। ठीक है, weathering depends on the climatic elements and basically involves disintegration और decay of solid rocks। जो weathering होता है, weathering के अंदर वेदरिंग डिपेंड करता है क्लाइमेटिक एलिमेंट्स पे, यानी क्लाइमेट कैसा है उस पर्टिकुलर प्लेस का। ज्यादा सर्दी पड़ती है, बारिश ज्यादा होती है, सूखा रहता है, बारिश कम पड़ती है, कैसा क्लाइमेट रहता है वहाँ का, ठंडा है, गर्म है। ठीक है, इसके अलावा ज्यादातर यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली इट इन्वॉल्व्स डिकेइंग ऑफ सॉलिड रॉक्स, यानी जो सॉलिड रॉक्स होते हैं वो बारिश की मार से, फिर हवा की मार से, फिर सूरज की गर्मी से धीरे धीरे वो डिके होना शुरू करते हैं, यानी वो टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो इट इज अ स्टैटिक प्रोसेस एंड डज नॉट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ रॉक्स। इसीलिए एक स्टैटिक प्रोसेस है और इसमें रिमूवल ऑफ रॉक्स
नहीं इन्वॉल्व होता है। The weathering of rocks can occur through physical forces, chemical forces and biological forces. Weathering of rocks, physical forces, chemical forces और biological forces से होती है। जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है ये फिजिकल फोर्सेस, केमिकल फोर्सेस और बायोलॉजिकल फोर्सेस इन तीन की वजह से होती है। ठीक है। वेदरिंग प्रिपेयर्स रॉक मटेरियल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय द एजेंट्स। जो वेदरिंग होती है इसकी वजह से जो मटेरियल्स हैं वो रॉक मटेरियल्स जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं। ठीक है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन का कारण कोई भी हो सकता है, चाहे वो रिवर्स हो सकती है, जो पानी बहा के जब जाती है पानी के साथ में बहती हुई तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, पल्लवी सिकरवार सीधे बैठो, वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, पल्लवी कौन है आपका, ये भाई बैठा हुआ है क्या? रिवर्स जब अपने साथ बहती हैं तो वो अपने साथ मिट्टी और पत्थर लेकर जाती हैं। ग्लेशियर्स, विंड्स, सी वेव, ये सारे कारण हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। ट्रांसपोर्टेशन से मतलब समझ गए, जब एक प्लेस की जो रॉक्स या मिट्टी है या कोई भी चीजें हैं वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाती हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग हमारी मेनली तीन टाइप्स की होती है, थ्री टाइप्स की वेदरिंग होती है। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ओके। फिजिकल वेदरिंग क्या होती है? इट रेफर्स टू द जियोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स विदाउट एनी चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल वेदरिंग होती है जब हम बिना किसी चेंज के हमारे रॉक्स के अंदर कोई ना कोई चेंज आता है, उनके अंदर ऑटोमेटिकली जो केमिकल्स हैं, उनके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी वजह से उनके अंदर चेंज आता है। ठीक है। अब टेम्परेचर, वाटर और फ्रॉस्ट ये मेन फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिजिकल वेदरिंग के लिए। टेम्परेचर कैसा है पर्टिकुलर जगह का, वाटर कितना उस जगह पे पड़ रहा है, जैसे मान लो गर्म जगह है, ठीक है, गर्म पत्थर है एक, बिल्कुल गर्म है वो, और उसके ऊपर आप ठंडा पानी डालोगे तो वो क्या होगा, वो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है। फ्रॉस्ट भी एक मेन कारण है जो कि फिजिकल वेदरिंग को इफेक्ट करता है। जैसे कि waves crashing against a rocky shoreline slowly breaks apart the rock into smaller pieces। जैसे समुद्र के किनारे पर जो वेव्स आती हैं और वहां पर जो पहाड़ होते हैं, जब वो वेव्स कंटिन्यूअसली उन रॉक्स से टकराती रहती हैं तो वो रॉक्स धीरे धीरे, जो किनारे वाले रॉक्स होते हैं वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। ठीक है। और छोटे छोटे पीसेस में वो रॉक्स टूट जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है वाटर का। ठीक है। और फिर उस पर सनलाइट भी पड़ रही होती है तो जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगते हैं। ये एक एग्जाम्पल है आपका फिजिकल वेदरिंग का। ओके। फिजिकल वेदरिंग में कौन कौन से फैक्टर्स थे? टेम्परेचर, वाटर एंड फ्रॉस्ट। नेक्स्ट आती है आपकी केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग चेंजेस द मिनरल कंपोजिशंस ऑफ द रॉक्स, एयर एंड वाटर। केमिकल वेदरिंग क्या होती है? केमिकल वेदरिंग मिनरल कंपोजिशंस जो होती है रॉक्स की उसको चेंज कर देती है। ठीक है। तो इसमें मेनली जो कंपोनेंट, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है केमिकल वेदरिंग के लिए वो है एयर और वाटर। ओके। एयर और वाटर दो मेन कंपोनेंट एजेंट्स हैं जिसकी वजह से केमिकल वेदरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, dissolved carbon dioxide in rainwater or in most air form carbonic acid which reacts with minerals in rock। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब रेन वाटर में मिल जाती है, ठीक है, तो वो जब रॉक्स के ऊपर गिरती है वो बारिश, तो वो एक कार्बनिक एसिड फॉर्म करती है। ठीक है। और इसी तरह से जो केव्स हैं, जितनी भी हमारी गुफाएं हैं, आर फॉर्म्ड इन दिस मैनर। जो केव्स हैं वो इसी केमिकल वेदरिंग की वजह से उनका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है? व्हेन द प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल also contributes to the weathering। जो प्लांट्स हैं, प्रियांशी डोंट टॉक,
प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ट्रीज हैं, ये कंटिन्यूस वेदरिंग में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। जो रूट्स होती हैं ट्रीज की, इनमें दे ग्रो इनटू द क्रैक्स इन द रॉक्स। ये रॉक्स जो होते हैं, रॉक्स, पेड़ को की जो जड़ें होती हैं वो इनकी जगह ले लेती हैं, तो वो रॉक्स को तोड़कर उसमें ग्रो करती हैं। ठीक है, तो अगर आप पहाड़ को खोदोगे, तोड़ोगे, तो आपको उसमें जड़ें नजर आएंगी। ओके। और द सीड ऑफ अ ट्री में स्प्राउट इन द सॉइल दैट इज कलेक्टेड इन द क्रैक्ड रॉक। या फिर ये हो सकता है कि जो सीड है उस पर्टिकुलर प्लांट का, वो हो सकता है उस रॉक में गिरा हो, और जिसकी वजह से उस दरारों के बीच में पेड़ उगाए। ठीक है, तो रॉक के बीच में जो ट्रीज हैं वो ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, ग्रोइंग एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस प्रोसेस। ग्रोइंग एनिमल्स कौन से होते हैं? जो गड्ढा खोदते हैं, जैसे कि रैबिट्स, ठीक है, माउस, ये भी इसमें बहुत मदद करते हैं, क्योंकि ये उस पत्थर के अंदर छेद करते हैं, उसको खोदते हैं और अपने रहने की जगह वहां पर वो। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट इरोजन। इरोजन क्या होता है वैष्णवी, बताओ। व्हाट इज इरोजन? बताओ वैष्णवी। मैम इरोजन इज मैम इरोजन मैम मैम इरोजन रिमूव द वेदरिंग। इरोजन रिमूव्स द वेदरिंग? नहीं। प्रियांशी आप बताओ, व्हाट इज इरोजन? Ma'am, erosion is the weathering away of rocks on surface of the earth by agents like running water, moving ice, wind and waves. यस, इरोजन आपने पूरा बुक में से पढ़ के बोल दिया। अब हिंदी में बताओ प्रियांशी, होता क्या है इरोजन? Ma'am, erosion is the weathering away of rocks on the surface of the earth with things like running water. बताओ। Ma'am, erosion rocks को मतलब बह के like बोलो ma'am I can't explain. बेटा, आई एम नॉट आस्किंग यू टू एक्सप्लेन द पैराग्राफ, आई एम आस्किंग यू इन सिंपल वर्ड्स। सिंपल वर्ड्स में बताइए इरोजन क्या होता है। आपने एक बुक मैम का रटा erosion रटा है बोला, जैसे किसी मुझे वो रटा हुआ नहीं चाहिए, बुक का रीडिंग नहीं चाहिए, मुझे सिंपल जनरल लैंग्वेज में चाहिए कि आप इसको इरोजन से क्या समझ में आता है। बेटा इरोजन मैंने अभी भी बताया था आपको स्टार्टिंग में ही। इरोजन होता है जब कोई एक चीज किसी जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, इरोज, बहकर, ठीक है, या उड़कर, वो से हम इरोजन कहते हैं। प्रियांशी माइक बंद करो। इरोजन जब सॉइल को, जब जैसे पानी पड़ता है, ठीक है, पानी जब बरसता है तो जो सॉइल होती है वो बह जाती है वाटर के साथ। ठीक है, या फिर जब आंधी आती है तो मिट्टी उड़ती है, बहती है, उड़ के जाती है दूसरी जगह पे, वो सब प्रोसेस इरोजन कहलाता है। अंशुल जिंदल वीडियो ऑन करिए अपनी। ये सारे प्रोसेस इरोजन कहलाते हैं। यानी एक प्लेस से दूसरी जगह पर एजेंट्स, जैसे कि रनिंग वाटर है, जो बहता हुआ पानी है, या मूविंग आइस है, जैसे बर्फ है, पिघलती है या बहती है या गिरती है, या विंड्स हैं जब हवा चलती है, आंधी चलती है, या वेव्स जैसे समुद्र की लहरें। ठीक है, तो ये अपने साथ जो सामान लेके जाती हैं वो उन सबको इरोज करती हुई आ रही हैं, यानी उस पर्टिकुलर प्लेस से हटाती हुई नई जगह पे लेके जा रही हैं, तो वो कहलाता है इरोजन। ठीक है, सेम इसी तरह से जो इरोजन है, अगर हम अर्थ सरफेस के बारे में बात करें, तो अर्थ सरफेस पर भी इरोजन होता है जब मिट्टी या पत्थरों को बहाकर जब लेके जाया जाता है किसी एजेंट्स के द्वारा। जैसे आपने रिवर्स देखी होंगी, नदियां। डोंट टॉक प्रियांशी। जैसे आपने नदियां देखी होंगी, तो नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ मिट्टी और पत्थर बहा के लेकर जाती हैं, साथ में रेत लेकर जाती हैं, लेके जाती हैं, तो ये सब चीज इरोजन कहलाता है। ओके।
क्वेश्चन नंबर, यस, वेदरिंग एंड इरोजन टेक्स प्लेस ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स। जो वेदरिंग और इरोजन होता है ये ऑलमोस्ट हर जगह पर हमेशा होता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उस समय पर आंधी या बारिश चलती रहती है, और मोस्टली रिवर्स तो कंटिन्यूसली रहती है ना, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, रिवर्स में तो कंटिन्यूस इरोजन होता रहता है, ठीक है। समटाइम्स वंस द प्रोसेस इज मोस्ट प्रोमिनेंट देन द अदर, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है तेज हो सकता है, कभी कभार ये प्रोसेस धीरे हो सकता है, ओके। तो द रेट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स: टेम्परेचर एंड रेनफॉल, vegetation cover, change in land use, slope of the land, types of the soil। टेम्परेचर एंड रेनफॉल यानी बारिश कैसी है, ठीक है, उस जगह का तापमान कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, उस जगह पर डिपेंड करता है। फिर चेंज इन द लैंड यूज, यानी वो जमीन अब किस चीज के लिए यूज होती है। मान लीजिए वहां पे जंगल है तो वहां पर जमीन का इरोजन बहुत कम होगा, ओके। और मान लो वहां पे रेगिस्तान है या उस जगह को यूज नहीं किया जाता है तो वहां पर लैंड यूज बहुत ज्यादा होगा, वहां पर लैंड यूज बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए वहां पर इरोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। स्लोप्स इन द लैंड यानी ढलाने, अगर पहाड़ है और बारिश हुई तो पहाड़ से मिट्टी खिसकेगी ऑटोमेटिकली, लैंडस्लाइड्स होती है। तो मोस्टली जहां पर भी स्लोप होता है जिन एरिया में भी, वहां पर इरोजन सबसे ज्यादा होता है। गगन एंड विनीत, वीडियो क्यों बंद है आपकी? गगन एंड विनीत, अंशुल, बेटा आप लोग डिस्टर्ब कुछ ज्यादा नहीं करते हो? गगन, अंशुल, समझ में नहीं आया? बार बार बंद कर रहे हो, रिमूव कर रहा हूँ तीनों को। गगन वीडियो ऑन करिए अपनी। गगन अपना कैमरा सही लगाइए अपने पे, नीचे करिए फोन को। क्यों बेटा, हिंदी में बात समझाई जाती है, समझ में नहीं आती आप लोगों को? डेली एक ही चीज बोले आप लोगों को बार बार? नहीं पढ़ना है बिल्कुल, अटेंड मत करिए क्लास, लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं चाहिए क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए। और अंशुल बार बार उंगली जाती है तुम्हारी फोन में, फोन पे ज्यादा ध्यान है, ये ध्यान नहीं है मैम क्या पढ़ा रही है। यस, वेदरिंग एंड टाइप ऑफ सॉइल, नेक्स्ट फैक्टर आता है कि उस जगह पर किस तरह की सॉइल पाई जाती है, ठीक है। मैंने अभी बताया वेदरिंग जो है वो, जैसे अगर एल्यूवियल सॉइल है तो वहां पर चिकनाई होगी, तो इतनी जल्दी पानी उसमें से लूजन होके नहीं जाएगा। लेकिन अगर वही रेतीली सॉइल है, मिट्टी है, तो वहां पर सॉइल उड़ेगी भी और वो बह के भी जाएगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर प्लेस पर सॉइल कैसी पाई जाती है। नेक्स्ट आता है वेदरिंग एंड इरोजन आर कंटिन्यूस प्रोसेस। देखिए ध्यान रखिएगा, वेदरिंग हो चाहे इरोजन हो, ये दोनों ही कंटिन्यूस प्रोसेस हैं, ओके। और ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है फॉर चेंजिंग द लैंड सरफेस, ये दोनों ही लैंड सरफेस को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे हिल्स हो, चाहे प्लेट्यूज हो, चाहे प्लेन्स हो, ओके। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इनकी वजह से माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, इनका निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अंशुल, टेल मी व्हाट इज वेदरिंग? व्हाट इज वेदरिंग अंशुल? मोहन एंड वैष्णवी, क्यों प्रियांशी, क्यों बंद कर दिए वीडियो? बताइए अंशुल, व्हाट इज वेदरिंग? बोलो माइक ऑन करके। ललित आप बताओ, किसको आता है? वैष्णवी आप बताओ। अंशुल, पर्सनली बेटा मुझे तुम्हें बहुत डांटना है। क्यों अंशुल, किसी चीज का आंसर नहीं देना होता? बताइए वैष्णवी। Ma'am, weathering is depend on
Ma'am, weathering is dependent on climatic elements and uh, and it basically involves disintegration. Ma'am, it basically informs it. Ma'am, the weathering of rocks can occur through physical forces, chemical forces, etc. ओके गगन, आप बताओ व्हाट इज इरोजन? Ma'am, erosion is the wearing away of rocks by of the surface of the earth by sea waves, wind, and moving. क्या मूविंग? And moving ice. ओके अबे आप बताइए व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द वेदरिंग एंड इरोजन? मैम क्या? What are the factors that affects the rate of weathering and erosion? Ma'am, temperature, water, and frost. रेट ऑफ वेदरिंग की फैक्टर्स पूछे मैंने, जो इफेक्ट करते हैं वेदरिंग और इरोजन को। प्रगति आप बताओ। पल्लवी माइक ऑन करो। Yes, ma'am. बोलो। Ma'am, temperature and rainfall. Ma'am, vegetation cover or ma'am, Yes. change in land use or ma'am, type Yes. of soil Yes. or ma'am, soil of the land. स्लोप ऑफ द लैंड। ओके, जो जमीन की ढलान, ये मेन फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है लैंड यूज, वेदरिंग एंड इरोजन। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स हमारा डिवाइडेड है मम्मी इनटू 3। हु इज टॉकिंग? पल्लवी अपना माइक बंद करो। 3 पार्ट्स में, अपर कोर्स ऑफ द रिवर, मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर एंड लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। स्टूडेंट, जैसे जैसे रिवर बहती है, ठीक है, तो जिस उसके 3 पार्ट्स होते हैं, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। अपर कोर्स वो जगह जहां से रिवर ऑरिजिनेट होती है, ओके, जहां से रिवर निकलती है, वो अपर कोर्स कहलाता है। फिर मिडिल कोर्स कहलाता है जब बीच तक रिवर बहती हुई आ जाती है, और लोअर कोर्स कहलाता है जब रिवर बिल्कुल समुद्र में जाके मिलने वाली होती है। ओके, तो इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अपर कोर्स ऑफ रिवर, जब भी कभी बारिश होती है तो जो वाटर होता है वो ग्राउंड में चला जाता है, यानी जमीन उस वाटर को सोख लेती है, ठीक है। कभी कभार उस वाटर को सन की एनर्जी एवोपरेट भी कर देती है, और जो बाकी का जो वाटर बचता है, इट फॉर्म्स द स्मॉल स्ट्रीम्स। वो अगर ढलान वाली जगह पर है तो वो स्ट्रीम्स बना लेता है, यानी धार बना लेता है, ठीक है। जब इसी तरह की बहुत सारी धारें, जब पानी का ढलान जो होती हैं वो एक साथ मिल जाती हैं, तो वो एक बहुत बड़ी रिवर्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? रिवर। ओके, तो ढलान से ऐसे नीचे आते हुए रिवर बनती है, जब वहां पर पानी की बहुत सारी जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो वो कहलाता है अपर कोर्स ऑफ लेयर। तो जहां से रिवर ऑरिजिनेट होती है, यानी जिस प्लेस से रिवर निकलती है, उस प्लेस को हम कहते हैं सोर्स। ओके, सोर्स क्या होता है? जिस प्लेस से रिवर ऑरिजिनेट होती है, यानी जिस प्लेस से रिवर निकलना शुरू होती है। जैसे गंगा गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो गंगोत्री क्या हो गया? उसका सोर्स हो गया। ओके, हेंस द रिवर मूव्स डाउन द स्लोप इन अ वैली। उसके बाद जो रिवर है वो धीरे धीरे वैली की तरफ आगे बढ़ती हुई जाती है, ठीक है। और उसके बाद जनरली दिस रिवर फॉल्स इनटू लार्ज वाटर बॉडीज। उसके बाद ये रिवर लार्ज वाटर बॉडीज यानी बड़ी वाटर बॉडीज में जाके गिर जाती है, जैसे कि सी हो, ओशीन हो या लेक हो, उनमें जाके गिर जाती है, ठीक है।
द प्लेस वेयर द रिवर जॉइंस अनदर वाटर बॉडी इज कॉल्ड द माउथ। वो प्लेस जहां पर रिवर किसी दूसरी वाटर बॉडी में जाके मिलती है, उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? माउथ। उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? माउथ। ओके, वो जगह कहलाती है माउथ, जहां पर रिवर दूसरी किसी वाटर बॉडी से जाकर मिलती है। नेक्स्ट आता है द एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड रिवर बेसिन। वो एरिया जो ड्रेन की जाती है उस रिवर से, ठीक है, और उसमें जो ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं आके, यानी उस मेन रिवर में जो छोटी छोटी दूसरी रिवर्स आके मिलती हैं, उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो वो रिवर्स और जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेन रिवर से आके मिलती हैं, तो उसे कहते हैं रिवर बेसिन। अब इसमें आपने 3 मेन चीजों को पढ़ा। सबसे पहले सोर्स। बताओ गगन, सोर्स क्या था? गगन अपना कैमरा आप सही रखा करिए, आपकी शक्ल देखनी होती है मुझे। मैम, a place where the river originates is called its हिंदी में source। बताओ इसका क्या मतलब है? मैम, एक ऐसी जगह जहाँ से नदी चालू होती है, उसे हम सोर्स कहते हैं। स्टार्ट होती है, ओके, उसे सोर्स कहते हैं। ओके पल्लवी, व्हाट इज माउथ? व्हाट इज माउथ? ललित आप बताओ बेटा, माउथ क्या था? ललित बोलो, हिंदी में बता दो। अभी अभी मैंने बताया बेटा, इसी में से पूछ रही हूँ, इसी पैराग्राफ में से। बोलो ललित, बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आया है? अभी प्रियांशी आंसर देगी इसका, फिर आप दोगे। प्रियांशी बोलो, व्हाट इज Ma'am, माउथ? the place where river joins another water body is called mouth. गुड, हिंदी में बताओ। मैम जो मैम ऐसी जगह जहाँ पर एक रिवर दूसरी वाटर बॉडी से ज्वाइन होती है उसे माउथ कहते हैं। गुड, ललित अब बताओ आप। बोलो हाँ, बोलो हिंदी में बोल दो। मैम, ऐसी जगह जहाँ से रिवर वाटर बॉडी को ज्वाइन करती है। जहां पर दूसरी वाटर बॉडी को ज्वाइन करती है उसे हम माउथ कहते हैं, ठीक है। ओके प्रगति आप बताइए, व्हाट इज रिवर बेसिन? व्हाट इज रिवर बेसिन? प्रगति। Ma'am, it is the area where drained by the river and its tributaries is called river basin. यस, वो एरिया जो कि ट्रिब्यूटरीज और रिवर के द्वारा ड्रेन की जाता है, जहां पर पूरी ट्रिब्यूटरीज जो है वो ज्वाइन कर लेती हैं, वो एरिया कहलाता है रिवर बेसिन। प्रगति माइक बंद करो। द रनिंग वाटर इन द रिवर कैरीज आउट इट्स वर्क इन 3 ways। जो रनिंग वाटर है रिवर में, वो अपना काम 3 तरीके से करता है, ठीक है। पहला काम, इट इरोड्स द रॉक्स ओवर विच इट फ्लोज। ये उस रॉक को इरोड करते हैं जिसके ऊपर वो फ्लो करते हैं, ओके। सेकंड, या रॉक को इरोड करते हैं मतलब रॉक को तोड़ते हैं। इरोड मतलब क्या हो गया? तोड़ना। लिख लो, आप लोग लिख लो उसकी मीनिंग अगर नहीं पता है तो। ब्रेक करना, उसको तोड़ना छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है। उसके बाद इट ट्रांसपोर्ट्स द इरोडेड मटेरियल, यानी उसके बाद ये जो इरोडेड मटेरियल होता है, यानी जो टूटा हुए टुकड़े होते हैं, ठीक है, उसको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी प्लेस पर। थर्ड चीज, इट डिपॉजिट्स द मटेरियल विच इट हैज ट्रांसपोर्टेड। उसके बाद ये डिपॉजिट करते हैं, यानी जो भी एरोडेड मटेरियल है जिसको ये एरोड करके लेके गए हैं एक प्लेस से दूसरी जगह पर, उस मटेरियल को ये एक जगह पर जमा करते हैं। प्रगति आपको वॉइस नहीं आ रही मेरी? हैंड की रेस क्या है?
डिपॉजिट द मटेरियल एट विच इट हैज ट्रांसपोर्टेड, यानी जिस मटेरियल को इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है उस मटेरियल को फिर ये एक प्लेस पर डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब ये डिपोजिशन होता है तो हमारे कुछ मेन फीचर्स हैं जो इनके द्वारा बनते हैं। कौन कौन से हैं? जॉर्ज और आई शेप्ड वैली, जॉर्ज और आई शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली एंड वाटरफॉल। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं इनको। When a river flows through a mountainous region made up of hard rocks with little rainfall, most of the energy of the river is spent in down-cutting actions, resulting in a narrow valley with almost vertical walls. जब एक रिवर माउंटेन से नीचे फ्लो करती है, ठीक है, वो माउंटेन्स हार्ड रॉक्स के बने होते हैं, तो उसकी जो सारी, उसमें पानी की भी कमी होती है उस समय पर, तो जो सारी एनर्जी रिवर की है वो उन माउंटेन्स को काटने में निकल जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे वो एक नैरो वैली यानी पतली पतली सी रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, जैसे इंडस रिवर एंड द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा फ्लोज थ्रू मैनी डीप गॉर्जेस। जैसे इंडस रिवर और जो गंगा रिवर है वो बहुत सारे ऐसे गॉर्जेस से, जो गहरे गहरे गॉर्जेस हैं, इनमें से निकलती है। ठीक है, A gorge of magnified size is known as canyon. एक गॉर्ज ऐसा ही जो कि बहुत बड़ा होता है उसको बोलते हैं कैनियन। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसे ही कैनियंस हैं। जो ग्रैंड कैनियन है ये रिवर कोलोराडो पे बनता है यूएसए के अंदर। आप देख सकते हो अपनी बुक के अंदर ये डायग्राम, बुक के अंदर ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये कहाँ पे बना हुआ है? ये बना हुआ है, तो देखो, ग्रैंड कैनियन ऑफ रिवर कोलोराडो। ठीक है, तो इस तरह से पत्थरों को, पहाड़ को काट कर जो रिवर है वो आगे बढ़ती हुई जाती है। ये एक बहुत बड़ा साइज का ग्रैंड कैनियन है जो कि कोलोराडो रिवर पे बना हुआ है यूएसए के अंदर। ओके, फिर आता है वी शेप्ड वैली, यानी जब रिवर माउंटेन से बहती है, ठीक है, तो रीजन्स मेड अप ऑफ रिलेटिवली सॉफ्ट रॉक्स, वो जगह जो कि थोड़े सॉफ्ट रॉक की बनी है और वहां पर बारिश भी अच्छी होती है। ठीक है, तो उन रिवर के जो साइड्स होती हैं, उन रिवर के जो बैंक्स होते हैं, वो वहां की जो मिट्टी होती है वो इजिली इरोड कर ली जाती है, वो से आराम से, एक जो रिवर वाटर में जो ताकत होती है उसके बहाव के द्वारा उसे इजिली इरोड कर दिया जाता है। एंड धीरे धीरे वहां पर जो वाटर की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो जो ये मिट्टी को जब ये इरेज करते हैं तो बनती है वी शेप्ड वैली। ओके, वैली को बोलते हैं घाटी, तो वी शेप्ड वैली बनती है जो कि दो पहाड़ों के बीच में से होती है और ऊपर से वो चौड़ी होता है माउंटेन और नीचे से पतला। नेक्स्ट आता है वाटरफॉल। अ वाटरफॉल इज अ स्टीप डिसेंट ऑफ रिवर ओवर अ रॉकी लेज। वाटरफॉल क्या होता है? वाटरफॉल एक पहाड़ से या रॉकी पहाड़ से नीचे गहराई तक जाने वाला पानी होता है। ठीक है, जो कि पहाड़, ऊपर पहाड़ से डायरेक्ट नीचे गिर रहा होता है। बीच में ये कहीं पे भी जमीन नहीं लेता है जिसपे के थ्रू ये सपोर्ट लेता हुआ जाए, ये डायरेक्ट पहाड़ से गिरता है। जैसे आप टेबल से पानी फैलाओ तो वो टेबल से नीचे फैलेगा सीधे, सेम इसी तरह से वाटरफॉल होता है। when the river water flows down almost vertically, when the river water flows down almost vertically from a sufficient height along the course of the river, it forms a waterfall. जब भी कभी जो पानी है रिवर का वो किसी हाइट से नीचे गिरता है वर्टिकली, मतलब जिधर रिवर का बहाव है उसके बहाव से अपोजिट गिरता है, तो उसे बोलते हैं वाटरफॉल। ओके, तो इसी तरह के कुछ वाटरफॉल्स हमारे वर्ल्ड में हैं जो कि काफी फेमस हैं, जैसे कि एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स है वेनेजुला में। ठीक है, ये हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड का, इसकी हाइट है 979 मीटर। उसके बाद सेकंड नंबर पर जॉग फॉल या फिर उसे जैरसोपा वाटरफॉल भी बोलते हैं। ये इंडिया का वाटरफॉल है जो हाईएस्ट है, जो कि रिवर शरावती पे बना हुआ है।
ठीक है, और ये कर्नाटका में पाया जाता है, जिसकी हाइट है 253 मीटर्स। ये इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, ध्यान रखना। और जो एंजल फॉल है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है, और जो जॉग फॉल है ये ये इंडिया का वाटरफॉल है हाईएस्ट। हाइट कितनी है जॉग फॉल की? 979, और जॉग फॉल की हाइट है 253। ओके। ड्यू टू द ग्रेट फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर, waterfalls are often used for generating hydroelectricity। क्योंकि यहाँ पर फोर्स ज्यादा होता है वाटरफॉल्स में, तो बहुत ज्यादा फोर्स होता है, तो इसीलिए अक्सर जो भी वाटरफॉल्स होते हैं इनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ओके, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम आगे अगली क्लासेस में करेंगे, क्योंकि खत्म नहीं हो पाएगा ये अभी, कल करेंगे इसको आगे का। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को नहीं समझ आया हो तो वो पूछ सकता है। मैम यस। मैम कैनियन की क्या डेफिनेशन का हिंदी? मैम कैनियन की क्या डेफिनेशन का हिंदी कैनियन कैनियन का की है? मैम